गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहला है नाइल प्रोसिक्यूट। नाइल प्रोसिक्यूट unwilling to prosecute। देखिए, प्रोसिक्यूट का मतलब होता है किसी के विरुद्ध मुकदमा चलाना या किसी के विरुद्ध मुकदमा दायर करना, उसको आगे की कार्रवाई करना, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो। अब नाइल प्रोसिक्यूट का मतलब है अनविलिंग टू प्रोसिक्यूट। अनविलिंग टू प्रोसिक्यूट मतलब मुकदमा आगे चलाने के लिए या वाद चलाने के लिए अनिच्छुक होना। नाइल प्रोसिक्यूट, मान लीजिए किसी को मुकदमा लाने का आधार है, भले ही वो संविदा भंग हो, भले ही वो टॉर्ट हो, भले ही वो अपराध हो, और किसी के विरुद्ध एफआईआर करने का, मुकदमा चलाने का, मुकदमा दायर करने का आधार हो किसी के पास, और वो मुकदमा दायर नहीं करता, तो उसको क्या कहेंगे? ही इज नाइल प्रोसिक्यूट। ठीक है ना? आप इसका यूज कर सकते हैं वाक्य में, ही डिक्लाइंड to lodge a report as he is nihil prosecuit। अर्थात उसने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया क्योंकि वह मुकदमा चलाना ही नहीं चाहता था, वह अभियोजन चलाना नहीं चाहता था, अभियोजन चलाने का इच्छुक नहीं था। ऑबिटर डिक्टा, ऑबिटर डिक्टा को हिंदी में कहते हैं इतरोक्ति। इतरोक्ति, an opinion of law not necessary to the decision। not necessary to the decision। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब कोई निर्णय देता है तो वो निर्णय उन पक्षकारों पर जिनके लिए दिया जाता है उन पर तो बाध्यकारी होता ही है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं, उन निर्णयों का सिद्धांत बाद के पक्षकारों के लिए भी एक नियम की तरह बन जाता है, कानून की तरह महत्व रखता है। उसको प्रेसिडेंस कहते हैं, या उर्दू शब्द है एक नजीर कहते हैं। ठीक है ना? तो अगर उन्हीं सिद्धांतों पर दूसरा केस आता है तो उन सिद्धांतों के अनुसार उसका निर्णय बाद में भी न्यायालय देते हैं, और इसीलिए हम लोग केस लॉ पढ़ाते हैं कि फला केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, मेनका गांधी में ये कहा था, केशवानंद भारती में ये कहा था, भगवान दास गोवर्धन दास वाले केस में ये कहा था। ठीक है ना? तो दुनिया भर के केसेज आप हर प्रश्न में, हर विषय में पढ़ते हैं। वो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पूर्व के निर्णय बाद के निर्णयों के लिए, बाद के मामलों के लिए एक पथ प्रदर्शक की तरह काम करते हैं। लेकिन जो पथ प्रदर्शक होता है वो होता क्या है? वो अभी आगे आएगा। रेशियो डेसिडेंडी होता है। रेशियो डेसिडेंडी, हर निर्णय के पीछे एक सिद्धांत होता है। उस सिद्धांत को लैटिन में कहा जाता है रेशियो डेसिडेंडी, जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जो निर्णय का बाध्यकारी तत्व होता है। ठीक है ना? लेकिन इसके अलावा कई बार न्यायालय किसी मामले पर विचार करते हुए कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो कि डायरेक्टली उस मैटर से संबंधित नहीं रहती, डायरेक्टली उस केस पर बाध्यकारी नहीं रहती। अगर वो बातें नहीं कही जाती तब भी वो निर्णय हो जाता।
निर्णय से डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से उनका जुड़ाव नहीं होता, लेकिन चूंकि वह वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा कही गई बातें होती हैं, इसलिए वो भी महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसी बातों को ओबिटर डिक्टा कहा जाता है। इतरोक्ति, इतर प्लस उक्ति, इसका संधि विकसित करेंगे तो इतर उक्ति मतलब मामले से हटकर कोई बात कही जाए। तो कई बार न्यायालय, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो समान सिविल संहिता है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में विरोधाभास है, हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, और आर्टिकल 44 में ये कहा गया है कि स्टेट शैल इंडीवर, अर्थात राज्य प्रयास करेगा कि भारत के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता हो। समान सिविल संहिता मतलब ये हिंदू ला, ये मुस्लिम ला, ये ईसाइयों की विधि, ये पारसियों की विधि, ऐसी नहीं, एक ही विधि हो जो ब्याह से संबंधित, संपत्ति के अंतरण से संबंधित सबके लिए एक जैसी लागू हो। ऐसी मांग कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जाती है। जैसे भाजपा, उसके राजनीतिक एजेंडे में कश्मीर जो कि अब सुलझ चुका है मामला, राम मंदिर जो कि अब सुलझ चुका है, और एक ये यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान आचार संहिता या समान सिविल लॉ, समान सिविल विधि, ये उनके एजेंडे में है। बाकी पार्टियां उनका इस बात को लेकर विरोध करती हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके धार्मिक विधियों में हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इवन ये जो 3 तलाक वाला जो कानून आया था, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें शिक्षा लेकर हुई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में एक बार नहीं कई बार कह चुका है कि संसद को या सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। हालांकि नीति निर्देशक तत्वों में जो बात कही गई है उसको बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता। जिस प्रकार फंडामेंटल राइट बाध्यकारी है, फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर या उनको लागू कराने के लिए आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, क्योंकि वो जुडिशियली इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन फिर भी न्यायालय अपनी बातों में कई बार, एक बार नहीं कई बार ये बात कह चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। तो ये जो बात कहता है न्यायालय, ये बात उस मामले से डायरेक्टली संबंधित नहीं होती, लेकिन न्यायालय चूंकि बड़े न्यायाधीश हैं, कानून में पारंगत हैं, समाज में या देश में उनकी एक ऊंची पहुंच है, तो उनके मुंह से जब कोई बात निकलती है तो उसका महत्व होता है। ऐसी बातों को हम ऑबिटर डिक्टा के नाम से जानते हैं, इतरोक्ति। अब आप इसका यूज कर सकते हैं ऑबिटर डिक्टा, ये ऑबिटर डिक्टा लिख के कह सकते हैं, ऑबिटर डिक्टा आर utterances of court which are not binding on parties। ऑबिटर डिक्टा वह कथन होते हैं, अटरेंसेस मतलब जो उनके मुंह से निकलता है, ऑबिटर डिक्टा वह कथन होते हैं जो कि पक्षकारों के ऊपर बाध्यकारी नहीं होते। ओनस प्रोबेंडी, ओनस प्रोबेंडी कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ या साबित करने का भार। साबित करने का भार, अब भार मतलब यहां पर वजन से नहीं है, साबित करने का दायित्व।
बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब साबित करने का दायित्व। सामान्यतः जब दो व्यक्ति न्यायालय जाते हैं, मान लीजिए ए न्यायालय में मुकदमा लेकर जाता है, बी के विरुद्ध मुकदमा करता है, दोनों न्यायालय में हाजिर होते हैं, न्यायालय द्वारा दी गई तारीख पर जब दोनों हाजिर हो जाते हैं तो सामान्यतः जो ये बातें कहता है और ये स्वीकार नहीं करता है, तो फिर उसको साबित करने का भार इस पर होता है। तो साबित करने का वो भार जब आप एविडेंस लॉ पढ़ेंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस ऑफ प्रूफ ये दोनों चीजें थोड़ा सा अंतर होता है। ओनस शिफ्ट होता रहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा इस पर होता है। कहने का मतलब मान लो ये कहता है कि बी मेरा किराएदार है, मेरे मकान में इतने दिनों से रह रहा है और किराया नहीं दे रहा। अब अगर ये कह देता है कि हाँ मैं मानता हूं कि मैं किराएदार हूं और मैं इन कारणों से किराया नहीं दे पाया, आगे मैं दे दूंगा, तो यहाँ विवाद ही नहीं है। किस बात का साक्ष्य लेन देन जरूरी है? नहीं है जरूरी। ठीक है, न्यायालय कहेगा भाई ठीक है दे दो, तुम्हें आदेशित किया जाता है, इसका किराया अदा करो। लेकिन अगर ये भी कहता है कि मकान ए का है ही नहीं है, मकान तो सी का है, तो यहां विवाद किस बात का हो गया कि मकान ए का है कि सी का है। ठीक है, तो ये साबित करेगा कि मकान मेरा है और ये साबित करेगा कि मकान ए का नहीं है। ठीक है ना, तो सामान्यतः पहला बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होता है जो मुकदमा लेकर आता है। अब मान लीजिए ये कहता है कि मकान मेरा है, बी किराएदार है और बी इतने दिनों से किराया चुकता नहीं कर रहा है, इसलिए बी से मकान खाली कराया जाए। बी कहता है मैं मानता हूं कि मकान ए का है, लेकिन मैं किराया समय समय पर देता रहा हूं, ये रही रसीदें। तो अब किराया नहीं दिया है ये साबित करना इसकी जिम्मेदारी है। तो ओनस प्रोवेंडी मतलब होता है साबित करने का दायित्व किसका है, किस पर है ओनस प्रोवेंडी। ओनस प्रोवेंडी मींस द बर्डन ऑफ प्रूफ। द बर्डन ऑफ प्रूफ या ओनस प्रोवेंडी लाइज ऑन द पर्सन हु ब्रिंग्स द सूट। आप इसका यूज कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। ओनस प्रोवेंडी lies on the party who initiates legal proceeding। जो विधिक कार्यवाही करता है ओनस प्रोवेंडी उस पर लागू होती है। ये इसका वाक्य बन गया है। ओनस प्रोवेंडी लाइज ऑन द पार्टी हु इनिशिएट्स लीगल प्रोसीडिंग। पैक्टा सेंटा सर्वडा। Pacta sunt servanda। Pacts must be respected। ये इंटरनेशनल लॉ का एक डॉक्ट्रिन है। इंटरनेशनल लॉ या अंतरराष्ट्रीय विधि का एक सिद्धांत है पैक्टा sunt servanda। मतलब ये है पैक्ट्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, अर्थात समझौतों का सम्मान किया जाना चाहिए। ये साधारण सी बात है। अगर आप अपने गांव में, समाज में, इवन महाविद्यालय में कोई ऐसा आदमी देखें जो कुछ प्रॉमिस करे और उसका पालन न करे, तो आप इसका विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। समाज में, गांव में, कहीं भी जो आदमी कहकर मुकर जाता है, जो आदमी अपनी बात का सम्मान नहीं करता है, अर्थात अपनी बात की इज्जत नहीं करता है, जो कह देता है वो करता नहीं है, तो आदमी कहेंगे अरे ये तो थूक के चाटने वाला है। यही शब्द यूज करते हैं लोग गांव में, अरे ये तो थूक के चाट लेता है, इसकी बात का कोई विश्वास नहीं। तो जिस प्रकार समाज में कोई व्यक्ति जब कोई प्रॉमिस करता है और नहीं पालन करता तो उसकी बेइज्जती होती है, उसका लोग विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय बिरादरी किसकी होती है? अंतरराष्ट्रीय बिरादरी एक तरह से देश है और देशों का समुदाय है। तो जब एक देश अपनी कही हुई बात को आगे चल के नहीं मानता, उसका सम्मान नहीं करता,
तो बाद में कोई भी लोग उसकी बुराई, मतलब कोई भी आदमी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगा। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि का सिद्धांत है एक्टा संत सर्वंडा, जो कहो उसका पालन करो, तभी कोई व्यक्ति तुम्हारी बात को सम्मान देगा। तो ये आप कह सकते हैं पैक्टा संत सर्वंडा इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतरराष्ट्रीय विधि का एक मूल सिद्धांत है। पेंडेंटे लाइट, पेंडेंटे लाइट का मतलब है ड्यूरिंग लिटिगेशन। जब मुकदमा चल रहा हो उसकी अवधि की बीच में, पेंडेंटे लाइट मतलब मुकदमा चल रहा है। मान लीजिए ए एक पत्नी है, बी के विरुद्ध मुकदमा कर रही है, दोनों मियां बीवी हैं, पति पत्नी है। अब इनके आपस में डिस्प्यूट है, पति है कमाने वाला, पत्नी के पास कोई इनकम नहीं है, तो न्यायालय से प्रार्थना करेगी कि साहब जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक इससे खर्चा दिलाया जाए मुकदमे का मुझे। ठीक है, न्यायालय इसको खर्चा दिलाता है कि ठीक है, जब तक मुकदमे का निश्चय नहीं हो जाता बी ए को 5,000 रुपए प्रति माह मुकदमे खर्च के रूप में देगा या मेंटेनेंस के रूप में देगा। तो आप इसको यूज करेंगे, कह सकते हैं द कोर्ट अवॉर्डेड 5,000 रुपीज मेंटेनेंस और कास्ट, या आप कह सकते हैं अलाउंसेस टू वाइफ पेंडेंटे लाइट। पेंडेंटे लाइट मीन्स मुकदमा जब तक चल रहा है तब तक। आप इसको लिख सकते हैं द कोर्ट awarded rupees 5,000 per month to wife as cost of the suit pendente light। मुकदमे के खर्चे के रूप में 5,000 रुपए हर महीने पत्नी को अवार्ड किया न्यायालय ने पेंडेंटे लाइट। पेंडेंटे लाइट मतलब जब तक मुकदमा चले तब तक के लिए, उसके बाद तो जो निर्णय होगा उसके अनुसार होगा।